आज हम देखेंगे कि कैसे एक आम आदमी ने लेस जैसी दुनिया की सबसे बड़ी फूड इंडस्ट्री को बचा लिया। कहानी की शुरुआत होती है रिचर्ड से, जो एक वाइनरी में काम करता था। उसके पिता शराबी थे और रिचर्ड अल्पसंख्यक था, जिस वजह से स्कूल में बाकी बच्चे उसकी रैगिंग करते थे। रिचर्ड खाने में बरीटो लाता था, लेकिन बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उस बरीटो में मटर होते थे। उस समय मटर को गरीबों का खाना माना जाता था, लेकिन रिचर्ड ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। एक दिन वो घर से बहुत सारे बरीटोस बनाकर लाता है और अपने दोस्त को खिलाता है। साथ ही उन बदमाश लड़कों में से एक को भी खाने के लिए मना लेता है। जब वो लड़का बरीटो ट्राई करता है तो उसे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ये देखकर बाकी बच्चे भी बरीटो खाने आने लगते हैं, लेकिन रिचर्ड चालाकी से हर बरीटो को 25 सेंट में बेचना शुरू कर देता है। अब उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने दोस्त के लिए चॉकलेट्स लेने जाता है, लेकिन जब वह स्टोर से चॉकलेट्स खरीद रहा था, तब एक बच्चे के पास इतने पैसे देखकर लोग उसे शक की नजर से देखने लगे। वह 1960 का दौर था, जब मेक्सिकन लोगों को नीची नजर से देखा जाता था। पुलिस ने रिचर्ड को पकड़ लिया और उसके साथ एक बड़े अपराधी जैसा व्यवहार किया। इस घटना का रिचर्ड के मन पर गहरा असर पड़ा, जिस वजह से बड़ा होकर वह सच में अपराधी बन गया। पुलिस बार बार उसके साथ गलत तरीके से पेश आती, जिससे वह ड्रग स्मगलिंग करने लगा। इसी दौरान उसे अपनी स्कूल की दोस्त जुड़ी से प्यार हो गया और वह प्रेग्नेंट हो गई। ये घटना उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। पहली बार उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। इसके बाद उसने अपनी गैंग से दूरी बना ली और फिर जुड़ी से शादी कर ली। शादी के बाद उनके 2 बच्चे हुए और रिचर्ड अपने परिवार को संभालने के लिए इलेक्ट्रीशियन का काम करने लगा, लेकिन खर्चे ज्यादा थे और पैसे कम। वह अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था और एक बेहतर नौकरी की तलाश में था। इस बीच जुडी भी स्ट्रीट पर सेलर का काम कर रही थी, ताकि घर चलाने में मदद कर सके। रिचर्ड की अपने डैड के साथ ज्यादा बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपने घर लौट आता है। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वह एक बार फिर ड्रग डीलर गैंग ज्वाइन करने के बारे में सोचने लगता है। इसी कारण वह टोनी रोमेरो से मिलता है, जो गैंग का लीडर था। लेकिन टोनी उसे फिर से गैंग में लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे रिचर्ड के परिवार पर गलत असर पड़ेगा। तभी रिचर्ड को वहां टोनी मिलता है, जो कि पहले उसकी तरह ही गैंग छोड़ चुका था और अब एक साधारण जिंदगी जी रहा था। वह अब एक फूड फैक्ट्री में काम कर रहा था। रिचर्ड टोनी से मदद मांगता है, जिसके बाद टोनी उसे फ्रीटो ले भेजता है, जो कि एक बहुत बड़ी फूड इंडस्ट्री थी, जहां लेज, चीटोस, डोरिटोस जैसे फेमस स्नैक्स बनते थे। रिचर्ड को वहां एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, लेकिन वह नर्वस हो जाता है और फॉर्म वहीं भरने की बजाय अपने साथ घर ले आता है। बाद में जुडी उसका फॉर्म भर देती है, जिसमें वह रिचर्ड की एजुकेशन सेंट बर्नार्ड हाई स्कूल लिख देती है, जबकि असल में रिचर्ड कभी हाई स्कूल गया ही नहीं था। लेकिन उसे लगा कि कंपनी कभी इस बात की जांच नहीं करेगी, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। अगले दिन वह फॉर्म लेकर मैनेजर के पास जाता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से मैनेजर भी सेंट बर्नार्ड हाई स्कूल से ही पढ़ा था। इसी कारण वह रिचर्ड का झूठ पकड़ लेता है। वह रिचर्ड को रिजेक्ट करने ही वाला था, लेकिन रिचर्ड उससे रिक्वेस्ट करता है। मैनेजर उसको केयरटेकर की जॉब देता है। इतनी बड़ी कंपनी में काम करना रिचर्ड के लिए बहुत गर्व की बात थी। उसने अपने काम में खुद को पूरी तरह झोंक दिया और अब वह धीरे धीरे फैक्ट्री की सभी मशीनों की जानकारी लेने लगा। इसी सिलसिले में उसने एक मशीन ऑपरेटर से मशीन चलाने की जानकारी मांगी, लेकिन उस ऑपरेटर ने गुस्से में उसे अपने काम पर फोकस करने को कह दिया। रिचर्ड ने इस पर अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ गलत कदम उठाया तो उसकी नौकरी जा सकती थी। कुछ दिनों बाद रिचर्ड की मुलाकात क्लारेंस बेकर से होती है, जो कि सीनियर मशीन ऑपरेटर था। बेकर ने मशीनों की सारी जानकारी खुद सीखी थी और जब उसने रिचर्ड का जुनून देखा तो उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। बेकर ने रिचर्ड को सभी मशीनों के बारे में विस्तार से सिखाना शुरू कर दिया। रिचर्ड जितने भी सवाल पूछता, बेकर उनका बहुत अच्छे से जवाब देता। धीरे धीरे रिचर्ड का ज्ञान बढ़ने लगा और वह फैक्ट्री के हर एक मशीन के बारे में सीखने में माहिर हो गया। एक दिन जब रिचर्ड और बेकर आपस में बात कर रहे थे, तभी टोनी उनकी बातचीत के बीच में आकर टोक देता है। फिर वह रिचर्ड को समझाने लगता है कि अगर उसे अपनी नौकरी बचानी है तो उसे अपने सीनियर्स से दूरी बनाए रखनी होगी। साथ ही वह यह भी बताता है कि बेकर सबसे अनुभवी मशीन ऑपरेटर है, लेकिन फिर भी उसे प्लांट मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोशन नहीं मिला। कारण सिर्फ यह था कि वह एक ब्लैक था
और उस दौर में ब्लैक लोगों को गोरे लोग नीची नजर से देखते थे। लेकिन रिचर्ड टोनी की बातों पर ध्यान नहीं देता। उसे सिर्फ केयर टेकर बनकर नहीं रहना था, बल्कि अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना था। वह पेप्सी के सीईओ रॉजर एनरिको जैसा सफल इंसान बनना चाहता था, जो कि कोका कोला की राइवल कंपनी के लीडर थे। फ्रिटोले भी पेप्सी की होल्डिंग कंपनी के अधीन थी, इसलिए रिचर्ड को लगा कि उसके पास आगे बढ़ने का बड़ा मौका है। रिचर्ड ने बेकर के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाने के लिए अपनी स्कूल वाली तकनीक अपनाई। उसने बेकर को बरीटो की रिश्वत दी। बेकर को अब रिचर्ड का जुनून समझ में आ चुका था, इसलिए वह हर दिन सफाई के दौरान रिचर्ड के हर सवाल का ध्यान से जवाब देता और उसे मशीनों की पूरी जानकारी देने लगा। रिचर्ड अपने काम में इतना मग्न हो गया कि अब वह घर पर सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए जाता था। उसका ज्यादातर समय फैक्ट्री में ही बीतने लगा। उसकी इस मेहनत और लगन की वजह से उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टाइटल भी मिला। आगे 1991 में अमेरिका में आर्थिक मंदी आई, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी। हालांकि रिचर्ड ने अपनी नौकरी तो बचा ली, लेकिन उसके काम के घंटे कम कर दिए गए। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए रिचर्ड ने स्वेच्छा से दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसने गौर किया कि फ्रीटोले के प्रोडक्ट्स सिर्फ व्हाइट अमेरिकन्स के लिए बने थे। लैटिनो लोगों के लिए कोई भी ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट नहीं था जो उन्हें खास तौर पर पसंद आए। अब आर्थिक मंदी के कारण कंपनी की सेल्स कम हो गई थी। इस स्थिति को सुधारने के लिए कंपनी के सीईओ रॉजर एनरिको ने एक मोटिवेशनल वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने अपने कर्मचारियों से सीईओ की तरह सोचने और कंपनी के लिए नए विचारों का योगदान देने की अपील की। रिचर्ड की फैक्ट्री में सिर्फ उसने ही इस वीडियो को ध्यान से देखा। बाकी सभी ने इसे बिरयानी में इलायची की तरह इग्नोर कर दिया। लेकिन रिचर्ड ने इस मुश्किल समय में एक अवसर देखा। एक दिन जब वह अपने 2 बेटों के साथ पार्क में था, उसने देखा कि लोग मैक्सिकन मसालेदार कॉर्न बड़े शौक से खा रहे थे। उसे एहसास हुआ कि लोगों को चटपटा और मसालेदार खाना बहुत पसंद है। यही बात उसके दिमाग में एक नए आइडिया की तरह चमकी। घर आकर उसने यह आइडिया जुड़ी को बताया। उसे लगा कि इस नए प्रोडक्ट से वह लैटिनो बाजार पर कब्जा कर सकता है और कंपनी की सेल्स को बढ़ा सकता है। उसने जुड़ी से मदद मांगी। फिर वह बेकर से अपने आइडिया के बारे में बात करता है और रॉ मटेरियल लेकर घर पर एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी करता है। इसके बाद वह एक दुकान से ढेर सारे मैक्सिकन मसाले खरीदकर लाता है और अलग अलग मसालों के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि फ्रीटोले की रिसर्च टीम भी इसी तरह के प्रोडक्ट पर काम कर रही थी। फर्क बस इतना था कि उनका प्रोडक्ट सिर्फ केमिकल बेस्ड था, जबकि रिचर्ड ने पूरी तरह से नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया था। कई कोशिशों के बाद रिचर्ड फाइनली एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो बेहद टेस्टी था। रिचर्ड का बेटा तो इस नए टेस्ट का दीवाना हो गया। उसने इतनी तारीफ की कि रिचर्ड को यकीन हो गया कि उसका आइडिया सच में काम कर सकता है। अगले दिन जब वह कंपनी जाता है तो देखता है कि आर्थिक मंदी के कारण कई लोगों को काम से निकाला जा रहा था। यह देखकर रिचर्ड और भी बेचैन हो गया। तभी उसने अपने प्रोडक्ट के बारे में मैनेजर से बात की और कहा कि इसे सीईओ तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन मैनेजर को लगा कि एक केयर टेकर की बात सीईओ क्यों सुनेगा, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। उस रात रिचर्ड चुपचाप मैनेजर के ऑफिस में जाता है और वहां से सीईओ के ऑफिस का नंबर निकाल लेता है। अगले दिन वह सीधे सीईओ के ऑफिस में कॉल करता है। कॉल सीईओ की असिस्टेंट रिसीव करती है, जो यह सुनकर हैरान रह जाती है कि एक केयर टेकर ने सीधे सीईओ को कॉल कर दिया है। लेकिन जब रिचर्ड अपने प्रोडक्ट के बारे में पैशन से बताने लगता है तो उसकी लगन देखकर वह उसका कॉल सीईओ को ट्रांसफर कर देती है। फोन पर रिचर्ड सीईओ को अपने बनाए हुए प्रोडक्ट के बारे में बताता है। वह कहता है कि वह एक मैक्सिकन है और ज्यादातर मैक्सिकन लोगों को स्पाइसी स्नैक्स बहुत पसंद होते हैं। साथ ही जब वह बताता है कि उसे यह आइडिया सीईओ के मोटिवेशनल वीडियो से मिला तो सीईओ इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीईओ को प्रोडक्ट मिल जाता है और वह उसे टेस्ट करते हैं। पहला रिएक्शन, ये बहुत स्पाइसी है, लेकिन फिर जैसे जैसे वह इसे खाते हैं उन्हें एहसास होता है कि इसका टेस्ट एडिक्टिव है। ओवरऑल सीईओ को यह प्रोडक्ट बहुत पसंद आता है, इसलिए वह रिचर्ड से कहते हैं कि 2 हफ्ते बाद वह उसकी ब्रांच में आएंगे और फिर आगे डिस्कस करेंगे। सीईओ के आने की खबर से मैनेजर परेशान हो जाता है। उसे लगता था कि यह आइडिया बेकार है और इससे सिर्फ कंपनी का वक्त और संसाधन बर्बाद होगा। अगर यह आइडिया फेल हो गया
तो जो लोग अभी नौकरी पर हैं उनकी भी जॉब खतरे में पड़ सकती है। साथ ही मैनेजर को यह भी लगता था कि रिचर्ड जैसे साधारण केयर टेकर को सीईओ से बात करने का कोई हक नहीं था। मैनेजर की इन बातों से रिचर्ड परेशान हो जाता है। रिचर्ड नहीं चाहता था कि उसकी वजह से बाकी लोगों की जॉब चली जाए। वह इस मुश्किल घड़ी में निराश होने लगता है, लेकिन जुड़ी उसे सपोर्ट करती है और उसे लेकर लाइब्रेरी जाती है, जहां दोनों मिलकर सीईओ को दी जाने वाली प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं। बेकर भी रिचर्ड की मदद करता है और उसे प्रेजेंटेशन देने का सही तरीका सिखाता है ताकि वह अच्छी तरह अपनी बात रख सके। अगले दिन सीईओ रोजर एनरिको अपनी टीम के साथ कंपनी में पहुंचते हैं। रिचर्ड जिस प्रेजेंटेशन की तैयारी करके आया था उसे वह अच्छी तरह से नहीं दे पाता, लेकिन फिर वह अपने तरीके से बात करना शुरू करता है। वह बताता है कि लैटिनो लोगों को बाजार में उपलब्ध स्नैक्स बोरिंग लगते हैं क्योंकि उनमें ज्यादा मसाले नहीं होते। वह समझाता है कि लैटिनो लोग मसालेदार और स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। कंपनी ने आज तक इस बड़े बाजार पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। सीईओ की टीम के कुछ लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोजर रिचर्ड का आइडिया समझ जाते हैं और इस पर इन्वेस्ट करने का फैसला करते हैं। पहले फेज में 5000 पैकेट बनाए जाते हैं और इस नए प्रोडक्ट को सीटोस फ्लेमिंग हॉट नाम दिया जाता है। जब यह प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च होता है तो शुरुआत में कोई भी इसे नहीं खरीदता। इस वजह से कंपनी के एग्जीक्यूटिव जेम्स इस एक्सपेरिमेंट पर रोक लगाने का सुझाव देते हैं, लेकिन मैनेजर और रिचर्ड उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और 1 हफ्ते का समय मांगते हैं। अब रिचर्ड को खुद की काबिलियत पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी में वह इतने बड़े फैसले लेने के लायक नहीं है। वह निराश हो जाता है। बेकर उसे समझाता है और कहता है कि हार मत मानो। रिचर्ड घर आता है, जहां उसका बेटा उससे एक सवाल करता है, डैड, मैंने कभी भी चीटोस फ्लेमिंग हॉट का कोई ऐड नहीं देखा। यही बात रिचर्ड के दिमाग में बैठ जाती है। अब वह अपने पुराने गैंग और टोनी के पास जाता है। वो उसे कहता है कि वो उसकी जॉब उसे फिर से दे सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उसकी मदद करनी होगी। टोनी और बाकी गैंग मेंबर मान जाते हैं। फिर वे सब मिलकर फैक्ट्री पहुंचते हैं। रिचर्ड कहता है कि उसका नया प्रोडक्ट कंपनी बंद करने वाला है क्योंकि उसकी सेल नहीं हो रही थी, लेकिन असल में लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं था। इसलिए रिचर्ड बचे हुए प्रोडक्ट को लैटिनो कम्युनिटी में बांटने की योजना बनाता है ताकि यह लोगों तक पहुंचे और कंपनी के वर्कर्स की नौकरियां बच सकें। फिर वह सभी लोगों की मदद से चीटोस फ्लेमिंग हॉट को लैटिनो लोगों के बीच बांटता है ताकि वे इस प्रोडक्ट को ट्राई करें और इसकी सेल बढ़ सके। इसके बाद रिचर्ड अपने बच्चों के साथ स्टोर जाता है और खुद चीटोस खरीदने लगता है। इसे देखकर बाकी लोग भी क्यूरियस होकर इस प्रोडक्ट को खरीदने लगते हैं। अब रिचर्ड का आइडिया काम कर जाता है, जिससे कंपनी की सेल तेजी से बढ़ने लगती है। सीईओ इस बात से बहुत खुश होता है और फिर रिचर्ड को कॉल करके 5 मिलियन सीटोस बनाने का ऑर्डर देता है, जो रिचर्ड के प्लांट में ही बनने वाले थे। रिचर्ड और बाकी सभी इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं। इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करने के लिए जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया था उन्हें फिर से बुलाया जाता है, जिसमें टोनी भी शामिल होता है। देखते देखते 6 महीने बीत जाते हैं। कंपनी की हालत सुधरने लगती है और कंपनी फिर से उसी मुकाम पर पहुंच जाती है जहां वह आर्थिक मंदी से पहले थी, और यह सब रिचर्ड और उसके बनाए हुए प्रोडक्ट फ्लेमिंग हॉट की वजह से मुमकिन हो पाया था। बेकर को नए प्लांट मैनेजर के तौर पर प्रमोशन मिलता है, जो कि वह पूरी तरह डिजर्व करता था। अब रिचर्ड को भी उम्मीद थी कि उसे मशीन ऑपरेटर का प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन कई दिनों तक उसे कोई प्रमोशन नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक सीईओ रोजर एनरिको ऑफिस पहुंचते हैं और रिचर्ड को प्रमोशन देने का ऐलान करते हैं, लेकिन यह सिर्फ मशीन ऑपरेटर का प्रमोशन नहीं था। सीईओ ने रिचर्ड को डायरेक्टर ऑफ मल्टीकल्चरल मार्केटिंग बना दिया। यह रिचर्ड के लिए बहुत बड़ी बात थी। वह तो सिर्फ मशीन ऑपरेटर बनने का सपना देख रहा था, लेकिन अब उसे डायरेक्टर बना दिया गया था। रोजर चाहता था कि रिचर्ड अपनी लोकल टेस्टिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए, जिससे कंपनी की ग्रोथ और भी तेज हो सके। रिचर्ड के प्रमोशन से सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज रिचर्ड की वजह से ही उनकी नौकरियां बची थीं। जब रिचर्ड ये खबर अपनी वाइफ जूडी को बताता है तो वह पहले शॉक हो जाती है, फिर खुशी से झूम उठती है। इसके बाद रिचर्ड ने अपने काम को पूरे लगन के साथ जारी रखा। उसने नए नए बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए, जिससे फ्रीटो ले को ढेर सारे नए कस्टमर्स मिले और कंपनी की ग्रोथ में उसका बड़ा योगदान रहा। इसी वजह से रिचर्ड को गॉडफादर ऑफ लैटिनो मार्केटिंग के नाम से पहचाना जाने लगा। एक केयर टेकर के पोजीशन से शुरू हुआ रिचर्ड का सफर उसकी मेहनत और डेडिकेशन की वजह से
उसे कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट तक ले गया। साल 2019 में 40 साल की सर्विस के बाद रिचर्ड रिटायर हो गया और यही इस कहानी का अंत था। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने काम में पूरी डेडिकेशन और मेहनत के साथ 100% देते हो तो सफलता जरूर मिलेगी।